नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल देव जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर आधुनिक इतिहास पढ़ने वाले हैं और याद रखिए अभी तक आपने बहुत ही टेस्ट पेपर लगाए होंगे लेकिन इसका बेस नहीं समझ पाए होंगे। आज सिर्फ आपको एक वीडियो देख लेना है। इसके बाद जब भी कभी आपको वीकनेस फील हो कि नहीं हमें मॉडर्न हिस्ट्री नहीं आती है तो मात्र एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा। पूरा एक बार वीडियो अगर देख लेंगे तो याद रखिए किसी भी प्रकार का आपके कह सकते हैं कंपनी शासन से लेके आपके गांधीवाद अर्थात कह सकते हैं कि 1947 तक पूरा का पूरा आपका निचोड़ है। एक बार पढ़ लीजिए, जीवन में कभी भी आपको कभी भी दिक्कत हो एक बार इस वीडियो को देखिएगा, आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी और 100% आपको मॉडर्न हिस्ट्री से बनने वाले सभी प्रश्न आपको यहीं से देखने को मिल जाएंगे। थ्योरी जरूर पढ़ेंगे लेकिन किस प्रकार के प्रश्न आपके पूछे जाते हैं उन प्रश्नों को यहां पर हम आपको बताते जाएंगे। आप लोग वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों को भी शेयर करिएगा। ठीक है, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। कह रहा आपसे यहाँ पर देखिए देश दिया है, कंपनी दी है, स्थापना वर्ष दिया है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन पूछेगा पुर्तगाली कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो पुर्तगाली कंपनी जो आपकी थी इसकी स्थापना हुई थी 1498 ईस्वी में। हो सकता है कि आपकी एग्जाम में मिलान करने के लिए आ जाए। ठीक है, मिलान करने के लिए हमारे चैनल पर एक वीडियो पढ़ो, लेकिन हमारा मतलब होता है कि एक पढ़ो लेकिन सॉलिड पढ़ो। ठीक है, अगला है कि हालैंड अर्थात नीदरलैंड की जो कंपनी की स्थापना हुई थी वो आपकी हुई थी 1602 ईस्वी में। लेकिन इससे क्वेश्चन ये बनता है कि क्या हालैंड से पहले कोई दूसरी कंपनी बनी थी। तो जी हाँ, आपकी कह सकते हैं इससे पहले आपकी इंग्लैंड की बन गई थी। ठीक है, तो हालैंड से पहले आपकी इंग्लैंड ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी सन 1600 ईस्वी में। ठीक है, अगला यहाँ पर चौथी कंपनी आपकी फ्रांस की। तो फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी आपकी 1664 से। अब क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलान करने का आएगा, हो सकता है आपको क्रमांक इधर उधर कर दे और मिलान करने के आएगा। तो आप लोग इन चारों को पॉइंट पढ़ लीजिए और इसकी डेट भी पढ़ लीजिए। याद रखिए क्वेश्चन आपको जरूर पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया 2018 में कि कलकत्ता शहर की स्थापना किसने की थी। तो याद रखिए कि कलकत्ता शहर की स्थापना जॉर्ज चारनॉक ने किया था, जो कि आपके कह सकते हैं कि जॉर्ज चारनॉक ने 3 आपके शहरों को मिला था। कौन कौन, तो आपके कोलकाता, सूतानाती और गोविंदपुरी को खरीदा था कितने रुपए में, 1200 रुपए में। और इसको मिलाकर आपके कह सकते हैं कलकत्ता शहर की स्थापना किया था। ठीक है, कितने को, कोलिकाता, सूतानाती और गोविंदपुरी को खरीद कर कलकत्ता शहर की स्थापना किया था। किसने किया था, तो आपकी जॉर्ज चारनॉक ने। 2018 पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, वही क्वेश्चन है कि कलकत्ता के संस्थापक कौन है, तो जॉर्ज चारनॉक को माना जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट यहाँ पर देखिए कि कलकत्ता का घेराबंदी का नाम जो कह सकते हैं, जो कलकत्ता में घेराबंदी की गई थी उसका नाम क्या था, फोर्ट विलियम कर दिया गया था। ठीक है, घेराबंदी। और इसके जो फोर्ट विलियम के प्रथम अध्यक्ष थे वो आपके थे चार्ल्स आयर थे। ठीक है, चार्ल्स आयर थे। चलिए अगला पॉइंट यहाँ पर देख लेते हैं। पॉइंट आपसे कह रहा है कर्नाटक का तृतीय युद्ध। याद रखिए कर्नाटक का तृतीय युद्ध आपका हुआ था 1756 से 1763 ईस्वी में। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ये पूछेगा कि जो आपका कर्नाटक का युद्ध हुआ था इसका रीजन क्या था, कह सकते हैं इसका परिणाम क्या निकला। तो इसका परिणाम ये निकला था कि आपका वांडी वास का युद्ध हुआ, फलस्वरूप आपके कह सकते हैं फ्रांसीसियों का दमन हो गया आपके भारत से। ठीक है, तो आपके कह सकते हैं कर्नाटक का युद्ध देखिए यूरोप में जब सप्तवर्षीय युद्ध शुरू हुआ तो भारत में भी फ्रांसीसी और अंग्रेज आपस में उलझ गए। परिणाम स्वरूप आपका 1760 ईस्वी में, याद रखिए पॉइंट बहुत पूछा जाता है कि वांडी वास का युद्ध कब हुआ, तो वांडी वास का युद्ध हुआ था 1760 ईस्वी में। ठीक है, जिसमें से अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को अंतिम रूप से पराजित किया। अब क्वेश्चन ये पूछेगा कि इस सेना में अर्थात इस युद्ध में कि अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था। तो अंग्रेजों का नेतृत्व किया था आपके आयरकोट ने, और वहीं पर देखा जाए फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व किए थे आपके काउंट डी लैली। ठीक है, कहीं पर आपका लैली भी होती है तो काउंट डे लैली। ये पॉइंट आपको याद रखिए कौन सा, कि वांडीवास का युद्ध कब हुआ, 1760 में। इसमें आपके कह सकते हैं फ्रांसीसी से आपके पराजित हो गए थे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि आपके जो आधुनिक भारत में कह सकते हैं आपके मुगल काल में एक आपका ऐसा इंसान है जिसे घृणित कायर बोला जाता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो याद रखिए फर्रुखसियर जो है इसे घृणित कायर के नाम से जाना जाता है। इतिहास में इसे किस नाम से, घृणित कायर के नाम से जाना जाता है। किसे, फर्रुखसियर को जाना जाता है। और ये गद्दी पर बैठा था किसकी सहायता से, तो सैयद बंधुओं की सहायता से गद्दी पर बैठा था आपका फर्रुखसियर बैठा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। देखो जो जरूरी है वही पढ़ना है हमको। अगला है मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह का एक नाम होता है रंगीला। क्वेश्चन
आपका पूछा गया था कि मोहम्मद शाह का अन्य नाम क्या था, तो रंगीला, और एक और नाम था, मूल नाम था आपका रोशन अख्तर। याद रखिए, मोहम्मद शाह रंगीला का दूसरा एक मूल नाम था रोशन अख्तर था। और इसे कह सकते हैं कि इतिहास में एक रंगीला नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ये भोग विलासता के कारण प्रसिद्ध था, इस कारण इसे रंगीला के नाम से जानता था। रंगीला से इतने क्वेश्चन बनेंगे, तो अभी देखना कितने बनेंगे। क्वेश्चन आपका ये होता है कि भारत पर नादिर शाह ने आक्रमण कब किया था। तो भारत में नादिर शाह ने आक्रमण जो किया था, देखिए पहला पॉइंट कि नादिर शाह कहाँ का था, तो आपका ईरान का रहने वाला था, ये कह सकते हैं फारस का रहने वाला था, ठीक है। और इन्होंने मुगल जो आपके थे बादशाह मोहम्मद शाह के समय भारत आया था। किसके समय, मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के समय आया था, जो अभी आपने पढ़ा रंगीला, ठीक है। और दूसरा पॉइंट होता है कि नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। याद रखिए कि नादिर शाह को क्या बोला जाता है, ईरान का नेपोलियन कहा जाता है, रट लीजिएगा। अगला पॉइंट होता है कि भारत में जब आपका नादिर शाह आया तो यहाँ पर मोहम्मद शाह से जो युद्ध हुआ था, कहाँ पर हुआ था, तो आपके 1739 ईस्वी में करनाल, जो कि आपके हरियाणा में पड़ता है, ठीक है। 1739 में करनाल हरियाणा में आपका कह सकते हैं युद्ध हुआ मोहम्मद शाह से, और मोहम्मद शाह इस युद्ध में पराजित हुआ। इसके बाद कह सकते हैं कि आपका नादिर शाह था, तो वो करनाल के युद्ध में विजयी होने के बाद दिल्ली पर आक्रमण किया, ठीक है। फलस्वरूप कह सकते हैं कि ये पॉइंट आपका महत्वपूर्ण कि मोहम्मद शाह रंगीला एकमात्र मुगल बादशाह है जिसको विदेशियों ने बंदी बनाया था। ये पॉइंट अच्छा है कि मुगल बादशाह मुगल जो मोहम्मद शाह रंगीला एकमात्र मुगल बादशाह था जिसे विदेशियों ने बंदी बनाया था। नेक्स्ट पॉइंट आपका यहाँ पर देता है कि तख्ते ताऊ अर्थात आपके मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम आपका कह सकते कौन था, तो आपका मुगल बादशाह कौन था, मोहम्मद शाह रंगीला। याद रखिए कि नादिर शाह अपने साथ मयूर सिंहासन अर्थात तख्ते ताऊ और उसमें लगा हुआ कोहिनूर हीरा भी ईरान ले चला गया था, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट दिया है कि मोहम्मद शाह रंगीला अंतिम मुगल बादशाह थे जो मयूर सिंहासन पर बैठे थे। ये पॉइंट बहुत ही बार पूछा गया है, ठीक है। तो आपके मयूर सिंहासन पर अंतिम कौन बैठे थे, मोहम्मद शाह रंगीला। याद रखिएगा, ये नोट्स आपकी बहुत कामयाब रहेगी, हमेशा रहेगी। जब भी आपको याद आए कि मॉडर्न हिस्ट्री में थोड़ा सा वीकनेस महसूस होती है, एक बार बस आपको देखना है। अगला है बहादुर शाह सेकंड से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो याद रखिए बहादुर शाह जो कि आपके 1857 में दिल्ली से नेतृत्व किया था, ठीक है। और ये कह सकते हैं अंतिम आपके मुगल बादशाह थे, ठीक है। और इन्हें कह सकते हैं कि 1857 के विद्रोह में कह सकते हैं कि इन्हें अंग्रेजों ने गिरफ्तार करके कहाँ ले गए थे, तो आपके बहादुर शाह जफर को कह सकते हैं रंगून ले गए थे। कहाँ पर, रंगून। वर्मा की राजधानी क्या है, रंगून भेज दिया था, ठीक है। और इसके बाद मोहम्मद शाह जफर को आपका 1862 में कह सकते हैं वहीं इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो कह सकते हैं कि इनके लिए एक शब्द बोला जाता है कि ऐसा बदनसीब मुगल बादशाह जिसको अपने अंतिम समय में अपनी मातृभूमि के 2 गज भी नसीब नहीं हुए थे। किसको, बहादुर शाह। क्वेश्चन होगा कि आपके अंतिम मुगल बादशाह कौन थे, तो बहादुर शाह जफर द्वितीय, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट यहां पर देखते हैं। पॉइंट आपसे पूछा गया यहाँ पर शिवाजी से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। शिवाजी, तो देखिए शिवाजी का जो जन्म हुआ था वो आपका 20 जनवरी 1627 ईस्वी में, कहाँ पर, तो आपके पूना के समीप शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। कहा जाता है कि यहाँ पर शिवनेरी में आपकी एक शिवनेरी मंदिर है, तो उन्हीं के नाम से इनका शिवाजी नाम रखा गया, ठीक है। शिवाजी के पिता का नाम क्या था, तो शाहजी भोसले था, ठीक है, शाहजी भोसले। माँ का नाम क्या था, तो शिवाजी के माँ का नाम था जीजाबाई, ठीक है, जीजाबाई। और अगर बात करें कि इनकी सौतेली माँ का नाम, तो इनकी सौतेली माँ का नाम था तुकाबाई मोहिते, तुकाबाई मोहिते। और इनके पुत्र की बात करें, मुख्य पुत्र की बात करें, वैसे इनके 2 पुत्र थे, लेकिन मुख्य पुत्र की बात करें तो इनका संभाजी, ठीक है। अगला है कि इनके दादाजी का नाम क्या था, तो इनके दादाजी का नाम था कोणदेव, ठीक है। कोणदेव जो कि इनके कह सकते हैं संरक्षक थे, ठीक है। यहाँ पर दिया है कि राजनीतिक गुरु और संरक्षक का नाम क्या था, तो शिवाजी के राजनीतिक गुरु और संरक्षक कौन थे, आपके कोणदेव थे, ठीक है, कोणदेव। अगर बात करें, पूछा जाता है कि आपके शिवाजी के धार्मिक गुरु का नाम, तो शिवाजी के समर्थ धार्मिक गुरु का नाम है रामदास। बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है। संरक्षक पूछे तो कोणदेव बताना है, और अगर आपसे पूछे धार्मिक गुरु कौन है या समर्थ गुरु कौन थे, तो आपके रामदास थे, ठीक है। अगला यहाँ पर इनकी पत्नी का नाम पूछता है, तो पत्नी का नाम था आपका साईबाई निम्बालकर, साईबाई निम्बालकर, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पॉइंट देखना क्या है,
क्वेश्चन पूछा जाता है कि शिवाजी के व्यक्तित्व पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा। तो याद रखिए शिवाजी के व्यक्तित्व पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था माँ जीजाबाई का, और उनके दूसरे व्यक्ति जो कह सकते हैं दादाजी कोंडदेव थे, इनका आपका सबसे ज़्यादा आपका प्रभाव पड़ा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखा जाता है कि हमेशा पूछा जाता है कि जो संधि हुई थी, ठीक है, शिवाजी के साथ संधि हुई थी पुरंदर की संधि। क्वेश्चन पूछेगा कि पुरंदर की संधि कब और किसके बीच हुई। तो याद रखिए पुरंदर की संधि हुई थी आपकी 1665 ईस्वी में, किसके, तो आपके शिवाजी और आपके जयसिंह के बीच। ये जयसिंह कौन थे, तो जयसिंह मुगलों की तरफ से कह सकते हैं संधि में शामिल थे, मुगलों की तरफ से, ठीक है, औरंगजेब ने भेजा था इनको। तो शिवाजी और जयसिंह के बीच जो संधि हुई उसका नाम क्या है, पुरंदर की संधि 1665 में। अब इस संधि में हुआ क्या था, तो याद रखिए इस संधि में क्या हुआ था, तो 23 किले शिवाजी ने मुगलों को दे दिया था, और शिवाजी के पास मात्र कितने बचे थे, आपके 12 किले बचे थे, 12 किले बचे थे। ठीक है, मुख्य आपको किले पर फोकस करना है। ठीक है, वैसे आपको यहाँ पर मेन पॉइंट आपको यहाँ पर दिया भी गया है। ठीक है, आप अगर पीडीएफ के माध्यम से पढ़ना चाहें तो पीडीएफ पढ़ सकते हैं। अगला है शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दी थी, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो शिवाजी को राजा की उपाधि जो दिया था वो आपके औरंगजेब ने दिया था। ठीक है, औरंगजेब ने, याद रखिए औरंगजेब ने शिवाजी को कह सकते हैं कि एक जयपुर भवन में कैद किया था। कहाँ पर, जयपुर भवन। जयपुर भवन कहाँ पर है, तो याद रखिए जयपुर भवन आपके आगरा में है, ना कि आपके राजस्थान में। याद रखिएगा क्वेश्चन पूछेगा कि शिवाजी को औरंगजेब ने कहाँ पर कैद किया था, तो जयपुर भवन जो कि आपके कहाँ पर है, आगरा में है, आगरा में। ठीक है, अब यहाँ पर राज्याभिषेक क्वेश्चन पूछ लेता है, शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था। शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था आपका 1674 ईस्वी में। ठीक है, कहाँ पर, तो उनकी राजधानी थी रायगढ़। याद क्वेश्चन पूछेगा कि शिवाजी की राजधानी क्या थी, तो रायगढ़ थी। ठीक है, तिलक किसने किया था, तिलक अर्थात कह सकते हैं कि इनको जो तिलक या राज्याभिषेक संपन्न कराया था, तो इनके कह सकते हैं पंडित थे आपके कौन, गंगा भट्ट, या कह सकते हैं विश्वेश्वर ने यहाँ पर शिवाजी का राज्याभिषेक कराया था। इनके कई नाम आपके होते हैं। अगला यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है कि शिवाजी का अंतिम सफल अभियान कौन था। शिवाजी का अंतिम सफल अभियान कौन था, तो कर्नाटक का युद्ध था, अर्थात आपका 1676 ईस्वी में कर्नाटक का युद्ध हुआ, और कह सकते हैं कि ये आपका महत्वपूर्ण इनका युद्ध साबित हुआ था। इन्हें क्या हुआ था कि हैदराबाद के मदन्ना एवं अकन्ना नामक भाइयों के सहयोग से इनका सफल अभियान आपका बना था। कर्नाटक का युद्ध इनका अंतिम सफल अभियान था, क्वेश्चन पूछेगा। अब आते हैं यहाँ पर क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि शिवाजी के जो दरबार में कह सकते हैं इनके कारण क्या था कि प्रसिद्ध थे। शिवाजी के दरबार में अष्टप्रधानी रहते थे। क्वेश्चन पूछेगा कि अष्टप्रधान मंत्री जो आपके रहते थे वो कहाँ रहते थे, शिवाजी के दरबार में रहते थे, अष्टप्रधान रहते थे। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन अभी पिछली बार आईएएस में भी क्वेश्चन पूछा गया था और आपकी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो आपके शिवाजी थे, तो शिवाजी कह सकते हैं मराठाओं के आय का मुख्य स्रोत क्या था। तो आय का मुख्य स्रोत क्या था, ये था आपका कह सकते हैं चौथ कर था। ठीक है, चौथ कर था, और चौथ कर का कभी कभी पूछ लेता है कितना, तो आपका चौथ कर कितना होता है, 1/4 होता है। ठीक है, समझ लीजिए ये है क्या कि यह आय का सबसे प्रमुख स्रोत था जो मुगल क्षेत्र या पड़ोसी क्षेत्र से 1/4 वसूल किया जाता था। ठीक है, दूसरा पॉइंट है सरदेशमुखी। सरदेशमुखी क्या है, तो शिवाजी मराठा साम्राज्य के सरदेशमुखी थे, इसलिए मराठाओं से उनकी आय का 10% वार्षिक कर के रूप में वसूल करते थे। ये दोनों पॉइंट आप समझ लीजिएगा, आप पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ पर आपको पढ़ना है जो आपके कह सकते हैं कि सिख गुरु थे आपके गुरु नानक देव। पहले नंबर के गुरु नानक, दूसरे अंगद देव, तीसरे अमरदास, चौथे आपके रामदास, पांचवें अर्जुन देव, छठे आपके हरगोविंद, सातवें हरराय हैं, आठवें हरकिशन हैं, नवें आपके तेग बहादुर हैं, और आपके 10वें हैं गुरु गोविंद सिंह। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन पूछेगा गुरु नानक देव। गुरु नानक देव का जीवनी जो आपकी स्टार्ट होती है 1469 से 1539 तक रहती है। याद रखिए कि सिख धर्म के संस्थापक या प्रवर्तक कौन थे, तो आपके गुरु नानक थे। ठीक है, इनका जो जन्म हुआ था, तो जन्म हुआ था आपका 1469 ईस्वी में। कहाँ, तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की राजधानी तलवंडी में हुआ था। ठीक है, लाहौर में तलवंडी में हुआ था। क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है तलवंडी वर्तमान में कहाँ है, तो तलवंडी वर्तमान समय में कहाँ है, ननकाना साहिब में। ठीक है, ननकाना साहिब कहा जाता था तलवंडी को, वर्तमान में किस नाम से, तो आपके ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पिता का नाम क्या था, तो इनके पिता का नाम था कालूचंद मेहता, माँ का नाम था तृप्ता देवी, और बहन का नाम था नानकी। ठीक है, नानकी नाम था। और अगर बात करें कि यहाँ पर कि ये किस प्रकार के समानवतावादी थे, तो ये जो गुरु नानक देव थे वो कबीर दास के समानवता अर्थात कह सकते हैं कि जिस प्रकार से कबीर दास लोगों को बात करते थे, कह सकते हैं उन्हीं के नेचर पर ये भी डिपेंड हुए थे। ठीक है,
अब यहाँ पर इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, तो इनकी मृत्यु हुई थी आपकी 1539 में, कहाँ पर, आपकी करतारपुर में, ठीक है, कहाँ पर, करतारपुर में इनकी कह सकते हैं इनकी मृत्यु हुई थी। और इनके पृष्ठ शिष्य थे आपके लहना सिंह, ठीक है, कौन थे, लहना सिंह। और लहना सिंह का जो कह सकते हैं बाद में क्या हुए, अंगद के नाम से ये गुरु के पद पर आसीन हुए थे, ठीक है। तो कह सकते हैं अंगद का नाम क्या था, लहना सिंह, ठीक है। और ये बाद में अंगद के पद पर, अंगद के नाम से ये गुरु के पद पर बैठे। और दूसरे गुरु कौन थे, गुरु अंगद थे, ठीक है। गुरु अंगद से क्वेश्चन ये होगा कि गुरमुखी लिपि का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो गुरमुखी लिपि के जन्मदाता आपके गुरु अंगद हैं। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने लंगर व्यवस्था को अनिवार्य किया था, इन्होंने लंगर व्यवस्था को अनिवार्य किया था। और तीसरा पॉइंट कि इन्होंने गुरु नानक देव की जीवनी को लिखा, किसने लिखा था, गुरु नानक देव की जीवनी किसने लिखा, गुरु अंगद ने लिखा, ठीक है, गुरु अंगद ने लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, रामदास, याद रखिए रामदास जो आपके चौथे नंबर के हैं, रामदास, देखो 4 वर्ड भी हैं 4 नंबर से, ठीक है। इनके समय में गुरु का पद वंशानुगत हो गया। क्वेश्चन पूछेगा कि इनके समय जो आप कह सकते हैं कि आपके ये थे रामदास जी, इनके समय से जो सिखों में गुरु का पद था वो वंशानुगत हो गया था। और इन्होंने कह सकते हैं 1570 ईस्वी में अमृतसर की स्थापना किया था, ठीक है। क्वेश्चन पूछाता है कि ये किसके समकालीन थे आपके मुगल में, तो अब उस समय आपके थे कौन, अकबर। तो अकबर के समकालीन कौन थे, रामदास, ठीक है। और यहाँ पर अकबर ने इन्हें 500 बीघा जमीन दिया था, ठीक है, 500 बीघा जमीन दिया था, जिन्हों पर कह सकते हैं इन्होंने अमृतसर नामक शहर आपको अमृतसर के नाम से विख्यात हुआ था, जो आपको कह सकते हैं चकपुर या कह सकते हैं रामदासपुर था, इसका नया नाम जो हुआ था अमृतसर। अब यहाँ पर होता है कि गुरु रामदास ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ किया था, ठीक है, बल्कि पूरा करने का श्रेय जाता है गुरु अर्जुन देव को, जो कि 5वें नंबर के गुरु होते हैं, ठीक है। अगला है कि गुरु रामदास मुगल बादशाह आपके अकबर के परम मित्र थे। क्वेश्चन पूछेगा कि मुगल बादशाह अकबर के मित्र कौन थे, तो आपके थे कौन, ये आपके रामदास थे। अब आते हैं 5वें सिख गुरु, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो याद रखिए यह सिखों के 5वें गुरु थे और अब तक के सबसे लोकप्रिय गुरु कौन थे, गुरु अर्जुन देव, जिनका शासनकाल है 1581 से 1606 था, ठीक है। इनके समय में सिख आंदोलन बहुत ही अधिक विस्तारित हुआ था, ठीक है। और इनके समय में स्वर्ण मंदिर का कार्य जो होता वो पूर्ण हो चुका था, ठीक है, पूर्ण हो, देखिए यहाँ पर निर्माण हुआ था, यहाँ पर कार्य पूरा हो चुका। अब यहां पर चलते हैं, आपके क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में कि सिखों के अंतिम गुरु, ठीक है, सिखों के अंतिम गुरु के बाद अर्थात आपके गुरु गोविंद सिंह की हत्या के बाद इनका जो कह सकते हैं नेतृत्व किया था सिखों का, वो किसने किया था, इसी प्रकार से क्वेश्चन आया था। तो आपके बंदा बहादुर थे, ठीक है। तो याद रखिए बंदा बहादुर, जो कि गुरु गोविंद सिंह की हत्या के बाद इनके सबसे प्रिय शिष्य बंदा बहादुर ने सिख आंदोलन का नेतृत्व किया और इन्होंने लौहगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। तो बंदा बहादुर का एक नाम भी पूछा जाता है कि बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था, तो इनका मूल नाम था लक्ष्मण दास। क्या नाम था, लक्ष्मण दास था, ठीक है। और एक क्वेश्चन होता है कि लक्ष्मण दास को अर्थात कह सकते हैं बंदा बहादुर को फांसी किसने दी थी, हत्या किसने करवाया था, तो फर्रुख सियर ने बंदा बहादुर को की हत्या करवाई थी। समझ में आ गया। और इन्हीं के समय में सिख धर्म 2 भागों में डिवाइड हो गया था। अब आते हैं यहाँ पर हैदर अली, जो कि आपके मैसूर शासक, मैसूर अर्थात कह सकते हैं कर्नाटक क्यों प्रसिद्ध है, तो कर्नाटक भी कह सकते हैं एक जगह हम्पी क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि मुगल जो कह सकते हैं विजयनगर साम्राज्य था, तो विजयनगर साम्राज्य के अवशेष आज भी आपको देखने को मिलते हैं हम्पी, कर्नाटक इसीलिए आपका प्रसिद्ध है। तो वहां पर एक स्वतंत्र आपका साम्राज्य स्थापित हुआ था, जो कि आपका हैदर अली वहां से संबंधित है, मैसूर से, ठीक है। तो देखिए हैदर अली की जो जन्म हुआ था वो कर्नाटक के कोलार जिला में बूदीकोट नामक स्थान पर हुआ था, ठीक है। वो पॉइंट आपका ये हुआ। दूसरा पॉइंट कह सकते हैं कि जो ये जो कह सकते हैं ये पॉइंट आपका हो जाएगा हैदर अली से, क्या होगा कि ये देखो हैदर अली ने क्या किया था, हैदर अली ने डिंडीगुल, एक जगह पड़ती है आपकी डिप्टीजल, तो डिंडीगुल में फ्रांसीसियों के सहयोग से एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना किया। क्वेश्चन पूछेगा कि आधुनिक शस्त्रागार का निर्माण जो कि हैदर अली ने किया था किसके सहयोग से और कहां पर किया था, तो किसके सहयोग से, फ्रांसीसियों के सहयोग से, और कहां, डिंडीगुल आप कह सकते हैं डिप्टीजल में किया था। समझ में आ रहा है भाई सबको। चलिए अगला है कि हैदर अली ने क्षेत्र विस्तार के क्रम में देखा जाए तो सुधा, सेंधा, कन्नड़ और आपके मालाबार क्षेत्र को जीत लिया था। अब यहाँ पर होता है कि जो अंग्रेजों और आपके कह सकते हैं कि मैसूर के साथ आपके 4 युद्ध हुए, जिसमें से 2 युद्ध इनके पिताजी ने और 2 मतलब कह सकते हैं कि आपके हैदर अली थे 2 युद्ध में, और 2 युद्ध में थे इनके टीपू सुल्तान, जो कि इनके पुत्र थे। तो पहला युद्ध हुआ था आपका, तो यहाँ पर पहला युद्ध से क्वेश्चन आपका बनता है, एक संधि होती है जो पूछा जाता है MMS,
याद रखिए, ये आपकी ट्रिक होती है MMS, याद रखिएगा। कैसे कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किसके बीच हुआ था, तो अंग्रेजों के मध्य हुआ था, और उसमें से कह सकते हैं मद्रास की संधि हुई थी, और इसमें से आपके अंग्रेज हार गए थे, और आपके कह सकते हैं कि आपके हैदर अली इस युद्ध में जीते थे पहले वाले में। ठीक है, इसमें से मद्रास की संधि हुई थी, किसमें, मद्रास की। दूसरा जो आपका युद्ध होता है आंग्ल मैसूर युद्ध, तो इसमें हैदर अली बुरी तरह से पराजित होता है और इसे मंगलौर की संधि करनी पड़ती है। याद रखिए, पराजित कह सकते हैं बुरी तरह से घायल हो गया था। ठीक है, लेकिन पराजित नहीं हुआ था। जब पराजित हुआ था उसके समय ही कह सकते हैं इनका बेटा आ गया था, लेकिन इनकी मृत्यु कुछ समय बाद हो गई। इसके बाद इस युद्ध का नेतृत्व इनके पुत्र टीपू सुल्तान ने किया था, और कह सकते हैं मंगलौर की संधि करनी पड़ी। ठीक है, इसमें कह सकते हैं टीपू सुल्तान आपका इस युद्ध में कह सकते हैं पराजित हुआ। ठीक है, पूर्णतः देखा जाए तो इसमें पराजित हुआ। अब 2 पॉइंट आपके ये बचते हैं। तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, तो इसमें आपके टीपू सुल्तान को श्रीरंगपट्टनम की संधि करनी पड़ी, जिसके तहत कह सकते हैं कि क्वेश्चन होता है कि स्वतंत्रता का वृक्ष टीपू सुल्तान ने कहाँ लगाया था, तो श्रीरंगपट्टनम में लगाया था। ठीक है, और कह सकते हैं कि टीपू सुल्तान ने किसकी संधि की थी अंग्रेजों के साथ, तो आपकी श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी। चौथा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपसे देखो ये मिलान करने के लिए आएगा, मिलान करने के लिए क्या कि इसमें कौन सा संधि हुई, इसमें कौन सी संधि, ये क्वेश्चन इस प्रकार से होते हैं। ठीक है, अगला है चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध, जो आपका हुआ था 1799 ईस्वी में हुआ था, और इस युद्ध में टीपू सुल्तान की वीरगति अर्थात कह सकते हैं मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो ये 4 युद्ध आप रट लीजिए, 100% आपको मिलेगा। हमने आपको एक बार नहीं 20 बार बता दे रहे हैं कि आपको मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगला कह रहे हैं काल कोठरी की घटना। तो देखिए काल कोठरी घटना अर्थात ब्लैक होल है क्या, तो याद रखिएगा कि सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम से गिरफ्तार किए थे 146 अंग्रेजों को। ठीक है, जिनको 14 फीट चौड़ी और 18 फुट कह सकते हैं कि जो चौड़ी, इसके बाद आपकी कह सकते हैं एक इस प्रकार से थी चौड़ी, मतलब कह सकते हैं ये आपकी चौड़ाई थी और इसकी ऊंचाई थी। तो कुछ मिला के 14 और गुणे 18 के एक कह सकते हैं कि एक कमरा था, उसमें से 146 अंग्रेजों को बेड़ दिया था। और ये आपकी बात है 1 जून की, जब भद्दर गर्मी कह सकते हैं सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी, जिसमें से 123 लोगों की मृत्यु हो गई थी। बचे कितने थे, सिर्फ 23 ही बचे थे। इसी घटना को काल कोठरी घटना कहा जाता है, और ये किसने अर्थात कह सकते हैं सिराजुद्दौला से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पर आपको दिया गया है कि फीट लंबा एक छोटे कमरे में कैद किया था, अगले दिन दम घुटने के कारण 123 की मृत्यु हो गई। ठीक है, तो आपकी कह सकते हैं ब्लैक होल की घटना किससे संबंधित है, आपके सिराजुद्दौला। ये जो ब्लैक होल की घटना घटी थी इसको लिखा किसने था, तो ये बतलाने वाला था आपके हालवेल। ठीक है, हालवेल। अब यहाँ पर देख लीजिए आपको जो पढ़ना है, क्या पढ़ना है, प्लासी का युद्ध। तो फलस्वरूप इस घटना के बाद जो आपका कह सकते हैं 2 दिन बाद अर्थात 23 जून 1757 ईस्वी को बंगाल के नादिया जिले में स्थित आपको कह सकते हैं यहाँ पर आपका हुआ प्लासी का युद्ध। ठीक है, प्लासी का युद्ध कब हुआ, तो 23 जून 1757 को हुआ, और कह सकते हैं कि यहाँ पर जो आपके सिराजुद्दौला था वो पराजित हो गए और आपके अंग्रेज विजयी हो गए थे। ठीक है, तो इसी युद्ध के बाद कह सकते हैं अंग्रेजों के अंदर थोड़ा सा पावर बढ़ गया और उन्होंने चाहा कि नहीं हम भारत में कुछ कर सकते हैं, और यहीं से इनकी जड़ कह सकते हैं भारत में स्थापित हो गई। ठीक है, अब अगला पॉइंट दिया गया है कि प्लासी के युद्ध का अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व किसने किया था, तो आपके लॉर्ड क्लाइव ने किया था। ठीक है, लॉर्ड क्लाइव ने, और आपके कह सकते हैं कि आपके फारूक सियर इनकी तरफ से किया था। ठीक है, किनकी तरफ से, तो ये आपके हैं जो आपके क्या नाम है इनका, ये नाम है, हाँ, ये आपकी सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला की तरफ से कह सकते हैं किसने दिया था, तो नवाब की तरफ से आपके मोहनलाल और आपके मीर मदान ने अंतिम समय में साथ दिया, लेकिन भागने के क्रम में मीर जाफर के पुत्र मीरन ने सिराजुद्दौला की हत्या कर दिया, ये कहा जाता है। लेकिन कभी कभी आपके यूपी ट्वेल्थ में पूछा जाता है कि सिराजुद्दौला किस प्रकार से भाग गए थे युद्ध के मैदान से, तो युद्ध के मैदान से पालकी के माध्यम से भाग गए थे सिराजुद्दौला। ठीक है, और इस युद्ध की तुलना की गई है आपकी 1526 में हुए पानीपत के प्रथम युद्ध, जो कि आपके कह सकते हैं किसके मध्य हुआ था, तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था आपके बाबर और आपके कह सकते हैं इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, तुलना की गई थी। ठीक है, और इसे प्लासी के युद्ध को बंगाल का प्रथम क्रांति कहा जाता है। याद रखिए, प्लासी के युद्ध को बंगाल का प्रथम क्रांति कहा गया है। ठीक है, अगला पॉइंट यहाँ पर देखते हैं जो दिया है कि प्लासी के युद्ध के बाद ही अंग्रेजों ने बंगाल में अपनी राजनीतिक सत्ता स्थापित कर दिया, जिसका श्रेय दिया था आपके लॉर्ड क्लाइव को। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। चलिए अगला है
पॉइंट आपसे कह रहा है कि 1773 के अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल या कह सकते हैं महाराज्यपाल बना दिया गया। कब? तो 1773 के आपका रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसके तहत आपके जो बंगाल का गवर्नर था उसे गवर्नर जनरल या कह सकते हैं महाराज्यपाल बना दिया गया। ठीक है, अगला पॉइंट यहाँ पर है कि 1833 के अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। ठीक है, भारत का गवर्नर जनरल, अभी बताएंगे और भी। तो भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया कब? 1833 के अधिनियम के द्वारा। अगला पॉइंट है कि 1858 के अधिनियम के द्वारा भारत के प्रथम गवर्नर जो आपके थे उनको वायसराय का नाम दिया गया है। ठीक है, कब? तो 1858। अब यहाँ पर पॉइंट समझ लीजिए कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था। बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड क्लाइव या इसे रॉबर्ट क्लाइव बोलते थे। ठीक है, अगला है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, देखो यहाँ पर अंतर क्या है, ये गवर्नर है सिर्फ, ये गवर्नर जनरल है। ठीक है, तो गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग थे। ठीक है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल आपके लॉर्ड विलियम बेंटिंग, याद रखिए लॉर्ड विलियम बेंटिंग गवर्नर जनरल भारत के हैं। ये देखो बंगाल के थे, ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अगला है कि भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो आपके लॉर्ड कैनिंग कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। अगला पॉइंट यहाँ पर देखते हैं कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल या कह सकते हैं वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड लुई या आपके माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे वो आपके सी राजगोपालाचारी। यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछेगा कि स्वतंत्र भारत के दूसरे गवर्नर जनरल, तो देखिए पहले आपके कौन हो गए? तो आपके कह सकते हैं लॉर्ड माउंटबेटन हो गए, दूसरे कौन बने? आपके सी राजगोपालाचारी बने, है ना। क्या बोले हमने कि स्वतंत्र भारत के दूसरे गवर्नर जनरल, तो आपके ये थे, पहले आपके ये थे, दूसरे आपके ये थे। ठीक है, और अगर पूछे प्रथम भारतीय, तो प्रथम भारतीय आपके सी राजगोपालाचारी, अगर पूछे प्रथम गवर्नर जनरल तो आपके माउंटबेटन। ठीक है, समझ में आ गया। अगला पॉइंट यहाँ पर देख सकते हैं कि बंगाल के गवर्नर जनरल में स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल वो आपके वायसराय आपके कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी थे, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, अंतिम की बात कह रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर द्वैध शासन से क्वेश्चन पूछेगा कि द्वैध शासन जो आपका ये कह सकते हैं इसे दीवानी और निजामत का अधिकार बोला जाता है। तो याद रखिए द्वैध शासन का अर्थात होता है दीवानी और निजामत का अधिकार अंग्रेजों को पास सुरक्षित हो गया। निजामत अर्थात रक्षा से संबंधित मामला और विदेश विभाग से संबंधित प्रशासन को इसके अंतर्गत शामिल किया गया। किसका? तो रक्षा से संबंधित और विदेश विभाग का जो था वो आप कह सकते हैं इस प्रशासन के अंतर्गत दिया गया। ठीक है, अब अगला है कि बंगाल में द्वैध शासन को किसने लागू किया? तो लॉर्ड क्लाइव ने। ठीक है, बंगाल में द्वैध शासन किसने आपके लागू किया? तो लॉर्ड क्लाइव ने किया था, और कह सकते हैं कि इसे जो समाप्त किया था तो द्वैध शासन को वॉरेन हेस्टिंग ने किया था। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग ने 1772 में किया। अगला पॉइंट कि 1919 के अधिनियम के द्वारा सर्वप्रथम कहाँ पर आपका लगाया द्वैध? तो आपके 1919 में लगाया था प्रांतों में। ठीक है, प्रांतों में, और 1935 में इसे हटा दिया गया, प्रांतों से हटा दिया गया, कहाँ लगा दिया गया? तो केंद्र में द्वैध शासन लगा दिया गया। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या हुआ? 1919 में आपके प्रांतों में, 1935 में हटा दिया गया प्रांतों से, लेकिन कहाँ लगा दिया? 1935 में केंद्र में लगा दिया गया। ठीक है, और यहाँ पर अगला पॉइंट देखते हैं। यहाँ पर आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से क्वेश्चन क्या होता है कि इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया। दूसरा पॉइंट, इस अधिनियम के द्वारा मद्रास और बंबई प्रेसिडेंस को कलकत्ता प्रेसिडेंस के अधीन कर लिया। किसके? रेगुलेटिंग एक्ट तहत आपके मद्रास और बंबई को कलकत्ता प्रेसिडेंस के अधीन कर लिया गया। अगला पॉइंट है कि गवर्नर जनरल को सहयोग देने के लिए 4 सदस्यों की एक कार्यकारिणी परिषद का गठन किया गया। महत्वपूर्ण पॉइंट आपका ये है कि 1773 के तहत आपका एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, लेकिन कब की गई? 1774 में। कहाँ पर? आपके कलकत्ता में। तो इसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इसके जो कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी 74 में, इसके पहले न्यायाधीश थे एलिजा एम्पे को प्रथम मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था। एलिजा एम्पे आपके लोको पैलेट में क्वेश्चन आपका आया था। ठीक है, अब यहाँ पर स्थायी बंदोबस्त, याद रखिए स्थायी बंदोबस्त का जो जनक कहा जाता है उसे कार्नवालिस को कहा जाता है, और इस व्यवस्था को जमींदारी या स्तंभदारी या कह सकते हैं विश्वेदारी या सूर्यस्त कानून या कह सकते हैं परमानेंट सेटलमेंट कहा जाता है। ठीक है, सेटलमेंट कहा जाता है आपके स्थायी बंदोबस्त। देखो कितने नाम हो गए यहाँ पर। स्थायी बंदोबस्त क्या बोलेगा? जमींदारी या स्तंभदारी, विश्वेदारी या सूर्यास्त कानून, या कह सकते हैं परमानेंट सेटलमेंट भी कहा जाता है। किसको? स्थायी बंदोबस्त। ठीक है, ये क्यों? तो याद रखिए कि साल के आखिरी दिन सूर्य डूबने से पहले लगान देना होता था, नहीं तो जमींदारी को नीलाम कर दिया जाता था। इस कारण कह सकते हैं इसे सूर्यास्त कानून कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कह सकते हैं 90% यह लोग होता है कि सरकार को देते थे, और 11% के खर्च के लिए होता है। कहीं कहीं 90% होता है। ठीक है, इनके लिए खर्च के लिए होता था। समझिए उस समय
क्या स्थिति कि वो अपने का 89% लगभग 90% आपका जो भाग होता वो जमींदार को दे देते थे, ठीक है, और 10% सिर्फ अपने लिए रखते थे। किसान कितने उस समय मजबूर थे, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर एक पॉइंट आपका आता है कि सर्वप्रथम आपकी जो व्यवस्था लागू की गई थी तो आपकी कहाँ पर, तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लागू की गई थी आपकी कह सकते हैं स्थायी बंदोबस्त। सर्वप्रथम कहाँ, तो आपके बंगाल, बिहार और आपके उड़ीसा प्रांतों में शुरू की गई थी, ठीक है। और अगला पॉइंट है कि सर जॉन सॉवर के सहयोग से लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में इस व्यवस्था को लागू किया। अगला पॉइंट यहाँ पर देखते हैं, तटस्थ नीति या हस्तक्षेप की नीति का पालन किया था आपके वेलेजली ने। मतलब कि बंगाल का शेर किसे कहते हैं, तो आपके बंगाल का शेर को वेलेजली को बोलते हैं, बंगाल का शेर, ठीक है। और सहायक संधि के रूप में किसे जाना जाता है, लॉर्ड वेलेजली को जाना जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट आते हैं विलय का सिद्धांत। विलय का सिद्धांत अर्थात आपके लॉर्ड डलहौजी की सबसे अधिक आलोचना जो कि हुई थी वो आपकी विलय के सिद्धांत के लिए किया जाता है, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी की आलोचना की जाती है किसके कारण, तो विलय के कारण की जाती है। इन्होंने क्या किया था, जिसे गोद लेने वाले प्रथा या निषेध, ये कह सकते हैं राज्य हड़प की नीति, या कह सकते हैं व्यापक गति की नीति, या कह सकते हैं राज्यालय की नीति, या इसे कहते हैं इंग्लिश में बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैंप्स कहा जाता है। किसको, कितने नाम हो गए, विलय की नीति के नाम बहुत पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है। तो याद रखिए कि विलय का सिद्धांत अर्थात लॉर्ड डलहौजी की सबसे अधिक आलोचना विलय के सिद्धांत के लिए किया गया, जिसे गोद लेने वाले प्रथा का निषेध, या कह सकते हैं राज्य हड़प की नीति, या इसे बोलते हैं व्यापक गति की नीति, या इसे बोलते हैं राज्यालय नीति, या इसे बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैंप कहा गया, किसे, विलय के सिद्धांत को, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वप्रथम विलय के अंतर्गत किसे मिलाया गया था, तो सर्वप्रथम आपके सतारा को विलय में मिलाया गया था, किसे, सतारा को मिलाया गया था, ठीक है, किसे, सतारा को, ठीक है। फिर इसके देखा जाए तो आपके जैतपुर, संभल, बाघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर को मिलाया गया था। एक क्वेश्चन आपसे बहुत पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा आपका था जो कह सकते हैं कौन सा आपका यहाँ पर जो है वो आपका जो अवध था, इसे विलय की नीति से नहीं, इसे कुशासन के आरोप में इसे ब्रिटिश साम्राज्य में अवध में मिलाया था। किसको, अवध को कह सकते हैं विलय की नीति के तहत नहीं किया था, इसे किस स्थिति में, तो कुशासन के तहत इसे कुशासन का आरोप लगाया और अवध का विलय किया, कब, 1856 में, ठीक है। अगला पॉइंट यहाँ पर देखते हैं कि सार्वजनिक कार्य जो कि आपके थे 1853 में लोक सेवा विभाग की स्थापना की। लोक सेवा विभाग की स्थापना आपके लॉर्ड डलहौजी ने कब किया, 1853 में, ठीक है। इसने 1853 में भारत में प्रथम टेलीग्राफ सेवा की स्थापना की थी। किसने, आपके जो आपके कह सकते हैं कि आपके डलहौजी थे, इन्होंने क्या किया कि भारत में सर्वप्रथम टेलीग्राफ सेवा शुरू की थी। कहां से कहां, तो भारत में सर्वप्रथम टेलीग्राफ की स्थापना कहां से की, तो कलकत्ता से आगरा के बीच टेलीग्राफ सेवा स्टार्ट की गई थी। कहां से, कलकत्ता से आगरा के बीच, कब, तो 1853 में। समझ में आ रहा है। वीडियो लाइक करिए भाई, आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं। चलिए अगला है कि इसने टेलीग्राफ सेवा विभाग की स्थापना कलकत्ता में किया और यहाँ पर कह सकते हैं और सिंधनेसी को इसका अध्यक्ष बनाया। अगला पॉइंट में कि इसे भारत में डाक सेवा का जनक भी कहा जाता है। डाक सेवक जनक किसे कहा जाता है, आपके लॉर्ड डलहौजी को क्या कहता है, डाक सेवा का जनक कहा जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट यहाँ पर देखते हैं जो कि आपके यहाँ पर है कि डलहौजी डाक टिकट का जनक भी भारत में माना जाता है। मतलब कि डलहौजी को ही डाक टिकट का जनक भी माना जाता है। इसने क्या किया था, सर्वप्रथम कराची से डाक टिकट का प्रचलन शुरू हुआ था। क्वेश्चन पूछेगा कि सर्वप्रथम जो आपके डाक टिकट चालू हुए थे कहाँ से, तो आपके कराची से डाक टिकट का प्रचलन शुरू हुआ था, ठीक है। अगला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि भारत में जो रेलवे का जनक किसे मानता है, तो भारत में रेलवे का जनक मानते हैं आपके लॉर्ड डलहौजी को। किसको मानते हैं, लॉर्ड डलहौजी को जानते हैं। और इन्होंने क्या किया, सर्वप्रथम आपके 1853 ईस्वी में बम्बई से थाने, कहाँ, बम्बई से थाने के बीच 34 किलोमीटर की दूरी तक यह रेल चलाया था। किसने, डलहौजी ने, ठीक है। और यहाँ पर पॉइंट याद रखिए कि भारत में मद्रास में रेलवे परिचालन को सर्वप्रथम शुरू करना था, लेकिन महाराष्ट्र में शुरू हुआ। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि जो रेलवे का परिचालन सर्वप्रथम शुरू करना था कहाँ पर, तो आपके मद्रास में, लेकिन कहां से, तो आपके महाराष्ट्र से शुरू हुआ, ठीक है। इसने सिंधु सुल्तान कावेरी नामक 3 इंजन का प्रयोग किया और इन सिंधु सुल्तान कावेरी को मिलाकर एक रेल का नाम दिया गया ब्लैक ब्यूटी। क्या नाम दिया गया, ब्लैक ब्यूटी। अब क्वेश्चन आपका यहां पर पूछेगा कि भारतीय नागरिक सेवा अधिनियम, ठीक है ना, भारतीय नागरिक सेवा अधिनियम जो आपका था, ये जो कि कह सकते हैं इसका उद्देश्य क्या था,
तो भारतीयों को सिविल सेवा में जाने से रोकना था। ठीक है, भारतीयों को सिविल सेवा में जाने से रोकना था। इस अधिनियम के द्वारा आयु को घटाकर कितना किया गया था, तो आपकी 21 वर्ष से 19 वर्ष। ये आपका अलग है, आपके लाल डलहौजी से संबंधित नहीं है। ठीक है, हमने क्रॉप किया है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि नागरिक जो भारतीय नागरिक सेवा अधिनियम है इसे कब लाया गया, तो 1878 से 1879 में। और इस अधिनियम के तहत क्या हुआ था, तो सिविल सेवा में जाने के लिए रोकने के लिए उनकी उम्र को घटाकर 21 वर्ष से घटाकर 19। अब बताइए कि 19 वर्ष में कौन ग्रेजुएशन करेगा, कौन आपका IAS बनेगा, है ना। तो इसका मतलब उन्होंने घटा दिया, 21 से घटाकर 19 कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन होता है कि सिविल सेवा में पास होने वाले पहले जो आपके भारतीय थे वो कौन थे, तो याद रखिए सत्येंद्र नाथ टैगोर प्रथम भारतीय थे जो सिविल सेवा में पास किए गए। और दूसरे व्यक्ति का नाम था सुरेंद्र नाथ बनर्जी। दूसरे व्यक्ति का नाम था सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो आपके सिविल सेवा आपकी पास किए थे। ठीक है, अब अच्छा, बहुत ही अच्छा आपका पॉइंट है, लॉर्ड रिपन का काल जो आपका है बहुत ही अच्छा है। क्यों कि उनके जो कार्यकाल है बहुत ही अच्छे काम इन्होंने किया है। इनकी 1880 से 1884 इनका शासनकाल रहता है। याद रखिए कि लिटन के बाद या भारत के वायसराय बने और सभी क्षेत्रों में अच्छा कार्य किया, इसलिए भारतीयों ने इन्हें सज्जन रिपन कहा। ठीक है, सज्जन रिपन किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। और कह सकते हैं कि आपकी फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत का उद्धारक कहा। फ्लोरेंस नाइटिंगेल आपने सुना होगा। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था, रिपन को भारत का उद्धारक कहा। इन्होंने क्या क्या किया था, तो याद रखिए 1881 में इसने प्रथम फैक्ट्री एक्ट लागू किया। प्रथम फैक्ट्री एक्ट, देखिए क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। प्रथम फैक्ट्री एक्ट जो लागू किया था वो आपके 1881 में किसने, लॉर्ड रिपन ने। इसके तहत क्या हुआ, तो बाल श्रमिकों को ध्यान में रखकर बनाया गया। बाल श्रमिकों अर्थात कह सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चों से काम ना कराया जाए। ठीक है, कब, तो आपका 1881 में। अब क्या हुआ कि 1881 में इसी के समय भारत में सर्वप्रथम विधिवत रूप से यह कह सकते हैं 10 वर्षीय जनगणना की शुरुआत हुई थी। लॉर्ड रिपन के काल से 1881 में सर्वप्रथम आपकी 10 वर्षों में जनगणना हुई थी। वर्तमान में जो जनगणना चल रही है वो आपकी कौन सी चल रही है, तो आपकी कह सकते हैं 2019 चल रहा है ना, तो इसके अनुसार से आपकी ये कौन सी है, 15वीं जनगणना है। कब से, तो आपकी 1881 से। अगर पूछा जाए स्वतंत्र भारत की जनगणना के हिसाब से तो आपकी ये 7वीं जनगणना चल रही है। ठीक है, स्वतंत्र भारत के हिसाब से कुल जनगणना आपकी 15वीं है, स्वतंत्र भारत के हिसाब से कौन है, तो 7वीं जनगणना आपकी है। ठीक है, अगला है कि 1882 में इसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट, रिपन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या था कि 1882 में स्थानीय सुशासन को जन्म देना। स्थानीय सुशासन, अब यहाँ पर पॉइंट समझिए कि भारत में मद्रास में सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना किया गया। याद रखिए भारत में नगर पालिका की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ पर की गई, तो मद्रास में की गई थी। ठीक है, और याद रखिए वुड डिस्पैच, ठीक है, वुड डिस्पैच की समीक्षा के लिए 1882 में विलियम हंटर की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग का गठन किया गया और इसी के आधार पर शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। तो आपकी वुड डिस्पैच का संबंध किससे है, तो शिक्षा की व्यवस्था से संबंधित है। अगला पॉइंट यहाँ पर देखिए कि हंटर आयोग की रिपोर्ट के आधार पर भारत में पहली बार प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया गया। तो भारत पर पहली बार प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया गया किस रिपोर्ट के तहत, तो आपके हंटर आयोग के तहत किया गया। अगला पॉइंट, इन्होंने क्या किया, जो कह सकते हैं अभी एक एक्ट लागू हुआ था जिसमें से जो आपकी 21 वर्ष से 19 किया था, अब क्या किया, रिपन ने किया गया कि सिविल सेवा में जो आयु सीमा थी 19 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया, 21 वर्ष। इसलिए कह सकते हैं काफ़ी अच्छा काम किया आपने रिपन ने एक काम और बहुत ही अच्छा किया। क्या किया, तो याद रखिए इल्बर्ट विधेयक इन्होंने पारित किया। इल्बर्ट विधेयक क्या होता है, तो इसमें क्या होता है कि रिपन ने इस विधेयक को कानून रूप दिया जिसके अंतर्गत अब भारतीय जज भी, जो भारतीय जज भी थे वो अंग्रेज जजों के समान अंग्रेजों के मुकदमों की सुनवाई कर सकते थे। मतलब बहुत ही अच्छा काम किया कि जो भारतीय जज थे वो अब अंग्रेजों के समान एक अंग्रेजों की मुकदमों की सुनवाई कर सकते थे। परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने इसका विरोध किया जिसे इतिहास में श्वेत विद्रोह कहा जाता है। क्वेश्चन आपका पूछेगा कि श्वेत विद्रोह का संबंध किससे है, तो श्वेत विद्रोह का संबंध है आपके इल्बर्ट विधेयक से है। इल्बर्ट विधेयक कब आया था, तो आपका 1882 में। हुआ क्या था, तो इसमें भारतीय जज को भी कह सकते हैं अंग्रेजों जजों के समान इनको कह सकते हैं मुकदमा सुनाई का दिया गया था आदेश। ठीक है, श्वेत विद्रोह, तो श्वेत विद्रोह के तहत ही क्या हुआ कि इनमें से जब विरोध हुआ तो लॉर्ड रिपन कह सकते हैं इल्बर्ट विधेयक के विरोध में इस्तीफा देकर आपके चले गए थे। आपके कौन, इल्बर्ट आपके लॉर्ड रिपन। अब आते हैं यहाँ पर लॉर्ड डफरिन। तो याद
रखिए लॉर्ड डफरिन जो आपकी हुई तो इनके समय में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य हुआ जो आपकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। याद रखिए 1885 ईस्वी में बम्बई में आपकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। किसके समय? लॉर्ड डफरिन के समय हुई। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। कब हुई? तो 1885 में। और इसने महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए महिला डफरिन फंड की स्थापना किसने किया? तो आपके लॉर्ड डफरिन ने किया था। ठीक है, अगले पॉइंट की ओर आते हैं। देखिए एक बार पढ़िए, जीवन भर आपको याद रहेगा। जब भी कभी डाउट हो तो आप लोग हमारे चैनल पर आइएगा, आपको इतिहास में मॉडर्न हिस्ट्री इससे ज़्यादा नहीं आएगी तो नहीं आएगी। ठीक है, अगला है लॉर्ड एल्गिन। बस क्वेश्चन घुमाए जा सकते हैं यहीं से। लॉर्ड एल्गिन सेकंड आपके हैं। 3 से क्वेश्चन पर देखिए क्या इन्होंने वर्ड कहा था कि भारत को तलवार के बल पर जीता गया है और तलवार के बल पर ही नियंत्रण पर रखा जाएगा। किसने कहा था? लॉर्ड एल्गिन सेकंड ने कहा था कि भारत को तलवार के बल पर जीता गया है और तलवार के बल पर ही नियंत्रण रखा जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट आपको यहाँ पर देते हैं जो कि आपके कह सकते हैं कि इसके समय में है कि भारत में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत हुई और तिलक को 18 माह की जेल की सजा सुनाई गई थी। तो किसको? तो आपके तिलक को 18 माह की जेल की सजा सुनाई थी आपकी किसके समय? लॉर्ड एल्गिन के समय। अब आते हैं लॉर्ड कर्जन जिन्हें कह सकते हैं कि इन्हें अच्छा शासक माना गया था, लेकिन इन्होंने एक काम कर दिया कि इन्होंने बंगाल विभाजन कर दिया। तो अब देखिए लॉर्ड कर्जन का काल मंडल आयोग और भूल के लिए याद किया जाता है। कांग्रेस के बारे में इसका प्रसिद्ध कथन है कि कांग्रेस अब लड़खड़ा रही है। कर्जन ने कहा था कि कांग्रेस अब लड़खड़ा रही है और मैं इसके कार्यकाल के दौरान इसको मरते हुए देखना चाहता हूँ। किसने कहा था? तो आपके लॉर्ड कर्जन ने कहा था कि कांग्रेस अब लड़खड़ा रही है और मैं अपने कार्यकाल के दौरान इसको मरते हुए देखना चाहता हूँ। किसने? लॉर्ड कर्जन ने। समय काल देख लीजिए 1899 से 1905। अब यहाँ पर पॉइंट याद रखिए इनसे क्या है कि इस प्रकार भारत में 1904 में सहकारी आंदोलन शुरू हुआ। इसने इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना 1904 में किया। अगला, यह प्रथम वायसराय था जिसने प्राचीन स्मारक की देखभाल के लिए पुरातत्व विभाग की। तो देखिए जो आपके प्राचीन तो देखते हैं ना कि पुरातत्व विभाग आपके बने हैं, जो आपकी पुरानी चीज़ें हैं अभी भी संग्रहित हैं, तो इसकी जो स्थापना किया था किसने? तो आपके कह सकते हैं आपके लॉर्ड कर्जन ने ही किया था पुरातत्व विभाग की सर्वप्रथम स्थापना। ठीक है, अगला पॉइंट कि इसने ब्रिटेन की मुद्रा पाउंड को भारत में कानूनी रूप से जारी करने की प्रथा लागू किया। अर्थात जो आपके कह सकते हैं लॉर्ड कर्जन है, इसने क्या किया था? जो ब्रिटेन की मुद्रा आपकी पाउंड थी उसको भारत में भी चालू कर दिया। इस प्रकार से देखा जाए अगला पॉइंट कि क्वेश्चन होता है कि लॉर्ड जो आपके कह सकते हैं कि ये आपके कौन है? हाँ देखिए कर्जन सॉरी बोलते बोलते दिक्कत होती है। चलो यहाँ पर दिया है कि इसने 1905 में कलकत्ता में रेलवे बोर्ड की गठन किया। ठीक है, लॉर्ड कर्जन ने क्या किया? सर्वप्रथम कलकत्ता में 1905 में आपके रेलवे बोर्ड का गठन किया था। ठीक है, और यहाँ पर कह सकते हैं कि सबसे भारत में जो अधिक विकास हुआ था आज़ादी के बाद सबसे भारत में देख लीजिए कि आज़ादी के पहले भारत में सबसे अधिक जो रेल का विकास हुआ था तो आपकी कर्जन के समय में हुआ। क्वेश्चन पूछेगा कि आज़ादी के पहले रेलवे का जो विकास हुआ था सर्वोत्तम किसके शासनकाल में? तो आपके कर्जन के समय में हुआ था। अगला पॉइंट आपका कि 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया गया जो सबसे अधिक विवादास्पद हो गया। यही एक कारण था जिसलिए इसे भूल का कहा जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट हो जाता है यहाँ पर क्या कि गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी तुलना औरंगजेब से की। क्वेश्चन पूछेगा कि जो आपके कह सकते हैं ये आपके भूल जाते हैं इनका नाम कर्जन। ठीक है, तो कर्जन की जो तुलना की है वो आपके औरंगजेब से की है। कर्जन की तुलना किसने? तो आपके गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, अगला पॉइंट आता है लॉर्ड मिंटो सेकंड। तो लॉर्ड मिंटो सेकंड की को बात करें तो लॉर्ड मिंटो सेकंड का शासनकाल है 1905 से 1910। अब याद रखिए कि इनके समय में लाल बाल और पाल के नेतृत्व में क्वेश्चन पूछा जाता है लाल बाल का फूड फार्म। ठीक है, तो लाल बाल और पाल के नेतृत्व में बंग भंग आंदोलन तेजी से बढ़ रहा था जो सरकार नहीं चाहती थी। सरकार हिंदू और मुस्लिम के बीच एकता को समाप्त करना चाह रही थी। इसी संदर्भ में आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिमों का एक शिफ्ट मंडल शिमला में मिला। कहाँ मिला था? शिमला में। लॉर्ड मिंटो ने मुस्लिम लीग की स्थापना के सहयोग कर दिया। ठीक है, मतलब लॉर्ड मिंटो थे, इसने मुस्लिम लीग की हेल्प थोड़ी कर दी। अब क्या हुआ कि ढाका के नवाब थे आपके सलीमुल्लाह खां आपके हैं, जिन्होंने कि 1906 ईस्वी में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना कर दिया। किसने किया था? सलीमुल्लाह खां आपके हैं, जिन्होंने 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना किया। ठीक है, मुस्लिम लीग का मुख्य उद्देश्य यही था कि मुस्लिमों को शिक्षित करना और
भारत की राजनीति में अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करना। कालांतर में मोहम्मद अली जिन्ना जो थे इसके आपके अध्यक्ष बन गए थे, नेता बन गए थे, मुस्लिम लीग के नेता बन गए थे मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, अगला पॉइंट होता है कि जो आपकी कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में क्या हुआ था, कांग्रेस में पहली बार विभाजन हुआ कब, 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस में पहली बार विभाजन हुआ। देखो 7 से सूरत, ठीक है, कांग्रेस का विभाजन हुआ कब, 1907 में। अब अगला पॉइंट है कि बंग भंग विरोधी आंदोलन जो आपका समाप्त हुआ तो कब, तो 1908 में समाप्त हो गया था। अब आते हैं 1909 का अधिनियम। तो 1909 के अधिनियम में एक पॉइंट आपको पूछा जाता है क्या, कि जो पृथक मुस्लिमों के लिए पृथक सांप्रदायिकता अर्थात कह सकते हैं कि 1909 के तहत क्या हुआ था, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया। अर्थात 1909 का अधिनियम जो होता है इसे बोलते हैं मार्ले मिंटो सुधार। ये क्या था, तो इसके द्वारा सांप्रदायिकता के आधार पर पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई था। सांप्रदायिकता होता है धर्म, मतलब कि 1909 के अंतर्गत पहली बार मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिकता के आधार पर पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, 1909। तो इसका शासनकाल आपको कह सकते हैं मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है आपके 1909 के अधिनियम। अब आते हैं लॉर्ड हार्डिंग सेकंड। तो याद रखिए लॉर्ड हार्डिंग सेकंड का शासनकाल आएगा 1910 से 1910 से 1916। अब इसके समय में 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। कब, तो आपके लॉर्ड हार्डिंग सेकंड के समय में आपके 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें ब्रिटेन के सम्राट थे आपके जॉर्ज पंचम, जो कि अपनी पत्नी के साथ आए थे। और इसी समय दिल्ली में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे, जैसे मतलब दिल्ली दरबार में कई आपके महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जैसे कि आपके 1911 में कलकत्ता, मतलब कि 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। कब किया गया, 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया और उसे 1912 में लागू किया गया। मतलब कह सकते हैं कि जो आपकी दिल्ली थी राजधानी, देख लीजिए इसको पॉइंट और समझिए इसको, कि 1911 में दिल्ली दरबार में कलकत्ता से राजधानी परिवर्तित करके राजधानी स्थापित करने की घोषणा की गई। कब की गई, 1911 में। और कह सकते हैं कि इसकी जो राजधानी लाई गई थी, बनाई गई थी कब, तो आपकी 1912 में बनाई गई थी। देखिए पॉइंट आपका अच्छा है। अगला है कि लॉर्ड हार्डिंग सेकंड जब राजधानी दिल्ली में प्रवेश कर रहे थे, तब क्रांतिकारियों ने इनके ऊपर बम का प्रहार कर दिया, जिसके लिए दिल्ली षड्यंत्र कांड चलाया गया और रास बिहारी बोस को कह सकते हैं अभियुक्त बनाया गया। मतलब कह सकते हैं कि जो दिल्ली जो आपका था लॉर्ड हार्डिंग वाला पर फेंका था बम, तो रास बिहारी बोस ने। ठीक है, अंत में कह सकते हैं कि यहाँ पर 1911 में बिहार को बंगाल से अलग कर दिया गया। ठीक है, घोषणा की गई। 1 अप्रैल 1912 को अलग किया गया। मतलब समझिए एक बार फिर से देख लीजिए, 1911 में बिहार को बंगाल से अलग करने की घोषणा किया गया और 1 अप्रैल 1912 को अलग किया गया। ठीक है, और साथ में उड़ीसा भी शामिल था इसमें। 1936 में उड़ीसा को बिहार से अलग किया गया। 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर बिहार को स्वतंत्र राज्य के रूप में घोषित किया गया। 15 नवंबर सन 2000 को बिहार से अलग झारखंड राज्य बन गया और 1912 में बिहार में पटना के बांकीपुर कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ। याद रखिए 1912 में बिहार में पटना के बांकीपुर में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था वहाँ पर। ठीक है, ये बिहार में हुआ था। ठीक है, इसी के समय 1914 में प्रथम विश्व युद्ध आपका प्रारंभ हुआ। ठीक है, 1916 में लखनऊ अधिवेशन में नरम दल और गरम दल आपके विलय हो गए। क्वेश्चन पूछेगा कि नरम दल और गरम दल का जो विलय हुआ था वो आपके कहाँ पर हुआ था, तो लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था। ठीक है, अगला आते हैं यहाँ पर 16 से 21 में कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड की बात करें तो याद रखिएगा कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी आपकी 1916 में। कब हुई थी, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में। ठीक है, और महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर देखते हैं जो आपको जरूरी है। यहाँ पर 1918 में क्या हुआ, अहमदाबाद और खेड़ा आंदोलन का सफल संचालन किसने किया, गांधी जी ने किया था। ठीक है, 1918 में अहमदाबाद और खेड़ा आंदोलन का सफल संचालन किसने किया, गांधी जी ने। इसी के समय में 1918 में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया। ठीक है, हो गया ना। अब आता है कि 1919 में अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड को अंजाम दिया गया, जिसमें हजारों निर्दोष भारतीयों की हत्या कर दी गई। ठीक है, 1919 में रॉलेट एक्ट को कानून लागू किया गया। देखिए कि 1919 में रॉलेट एक्ट को लागू किया गया, जिसे बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील का कानून कहा गया। किसे, रॉलेट एक्ट को बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील का कानून कहा गया। ठीक है, अगला है
कि गांधी जी जलियांवाला बाग हत्याकांड रॉलेट एक्ट के विरोध में अंग्रेजी सरकार को शैतानी सरकार कहा। ठीक है, कब कहा था? तो गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के विरोध में अंग्रेजी सरकार को शैतानी सरकार का और 1919 में सक्रिय रूप से राजनीति में शामिल हो गए। अब ठीक है, अब यहाँ पर आपका है कि इस अधिनियम के द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के गठन का जो किया गया, मतलब 1935 के समय की बात हो रही है, इससे समझिए यहाँ से कि 1935 के अधिनियम के द्वारा 1937 में 11 प्रांतों में चुनाव हुए, जिसमें बंगाल और पंजाब में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि 1935 में जो आपके अधिनियम के द्वारा 1937 में जो आपके 11 प्रांतों में चुनाव हुए, तो उसमें कांग्रेस की सरकार कहाँ नहीं बनी थी? तो बंगाल और पंजाब में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी। तो पंजाब में बनी किसकी थी? तो पंजाब में कृषक प्रजा पार्टी की बनी और संघवादी दल की संयुक्त सरकार बनी, और बंगाल में मुस्लिम लीग ने कई दलों के साथ मिलकर सरकार बना दिया, और यह सरकार आपकी 28 माह तक चली थी। ठीक है, अगला है कि 1935 के अधिनियम के द्वारा जवाहरलाल नेहरू ने दास्ता का नया चार्टर कहा, अर्थात 1935 के अधिनियम को जवाहरलाल नेहरू ने क्या? दास्ता का नया चार्टर कहा। अगला पॉइंट देखते हैं कि 1939 में जब सेकेंड विश्व युद्ध शुरू हुआ, तब अंग्रेजी सरकार ने मंत्रिमंडल से परामर्श लिए बिना सभी भारतीयों को युद्ध में शामिल कर दिया। इसलिए नाराज होकर कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 1939 में इस्तीफा दे दिया। देखिए यहाँ पर जब सेकेंड विश्व युद्ध हुआ था, तो यहाँ पर अंग्रेजी सरकार ने भारतीयों से ये नहीं पूछा कि यह मंत्रिमंडल से ये नहीं इस्तीफा लिए कि नहीं हम आपको शामिल करें, इससे आपकी कांग्रेस मंत्रिमंडल क्या हो गई? इसमें से इस्तीफा दे दिया। ठीक है, फलस्वरूप कह सकते हैं कि 1939 में जब कांग्रेस ने इस्तीफा दिया, तो मुस्लिम लीग ने खुशी होकर 1939 में ही मुक्ति दिवस मनाया। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि मुक्ति दिवस बनाया गया था कब? तो 1939 में। कब? जब कांग्रेस ने इस्तीफा दिया था तब। ठीक है, अगला है यहाँ पर 1940 में गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत किया। कब किया था? सत्याग्रह की जो शुरुआत किया था, कब किया था? 1940 में। किसने? गांधी जी। अब क्वेश्चन पूछेगा कि प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो प्रथम सत्याग्रही आपके विनोबा भावे, और दूसरे सत्याग्रही कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। अब आते हैं लाहौर अधिवेशन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। लाहौर अधिवेशन आपका कितना है? 1980। ठीक है, 1980। तो देखिए यह मुस्लिम लीग का ऐतिहासिक अधिवेशन था, जिसमें पहली बार पाकिस्तान की मांग की गई। क्वेश्चन पूछेगा कि पाकिस्तान की मांग सर्वप्रथम कब की गई थी? तो पाकिस्तान की मांग की गई थी आपकी कब? तो आपके लाहौर अधिवेशन 1940 में। ठीक है, अब इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे, तो आपके कौन बनाए गए थे? तो आपके लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष बनाए गए थे मोहम्मद जिन्ना। ठीक है, मोहम्मद जिन्ना। अगला है पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम जो आपका नाम दिए तो आपका चौधरी रहमत अली। ठीक है, याद रखिए पाकिस्तान शब्द का जनक किसने माना जाता है? चौधरी रहमत अली को माना जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं कि पाकिस्तान अर्थात कह सकते हैं कि नाउ और नेवर कह सकते हैं कि एक पुस्तक इन्होंने लिखा था, नाउ नेवर पैम्पलेट रहमत अली ने लिखा था। इसमें सर्वप्रथम पाकिस्तान का उल्लेख किया गया है। अगला है कि 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव को लाया गया। कब लाया गया था क्रिप्स प्रस्ताव को? 1942 में सांप्रदायिकता की बात को शामिल किया गया, इसलिए कांग्रेस ने इसकी मानने से इंकार। अर्थात कह सकते हैं कि जब यहाँ पर सांप्रदायिकता की बात की गई, तो यहाँ पर कांग्रेस ने इसको मानने से इंकार कर दिया। ठीक है, और इसके बाद देखते हैं यहाँ पर कि क्रिप्स प्रस्ताव के संदर्भ में गांधी जी का कथन क्या था कि यह एक ऐसा चेक है जिसका बैंक दिवालिया होने वाला है। ये आपकी गांधी जी ने कहा था, क्रिप्स प्रस्ताव को कहा था। ठीक है, अगला पॉइंट है कि 1943 में मुस्लिम लीग ने कराची अधिवेशन में बांटो और भागो का नारा दिया। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि क्वेश्चन पूछेगा कि मुस्लिम लीग ने कराची अधिवेशन में बांटो और भागो का नारा दिया था 1943 में। ठीक है, 1943 में मुस्लिम लीग ने कहा था कराची अधिवेशन में बांटो और भागो। ठीक है, और अगला दिया गया यहाँ पर आपका लॉर्ड माउंटबेटन। देखो हम आप लोग आ चुके हैं 1 घंटे में लगभग, देखा जाए आपकी मॉडर्न हिस्ट्री खत्म हो रही है। कर आपसे लॉर्ड माउंटबेटन, देखिए इस समय ब्रिटेन में क्लीमेंट एटली की सरकार थी। क्वेश्चन पूछेगा कि जो इसके समय देखो जब भारत आप कह सकते हैं इस समय स्वतंत्र हो रहा था, उस समय सरकार आपकी जो ब्रिटेन में कौन थी? तो आपकी कह सकते हैं कि क्लीमेंट, ब्रिटेन के जो आपके कह सकते हैं सरकार थी क्लीमेंट एटली की थी, जिसे जून 1948 से पहले भारत की स्वतंत्रता करने की घोषणा कर दिया था। कब? डेट पूछेगा, जून 1948 से पहले ये स्वतंत्र हो जाएगी, ये बात पहले से कह दी गई थी। ठीक है, अब यहाँ पर है लॉर्ड माउंटबेटन जवाहरलाल नेहरू के मित्र थे। ठीक है, इन्होंने देश विभाजन पर गांधी जी को मना लिया, लेकिन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अंतिम समय तक विभाजन के खिलाफ थे।
लॉर्ड माउंटबेटन ने अपना रिपोर्ट सरकार को सौंप दिया और इसी रिपोर्ट के आधार पर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को 4 जुलाई कब कर दिया 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया, जो कि 18 जुलाई 1947 को पारित हो गया आपका भारत विभाजन। अगला है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का इसका जो मुख्य प्रावधान क्या था, तो प्रावधान को समझ लीजिए कि इस अधिनियम के द्वारा 14 अगस्त 1947 में पाकिस्तान और आपके 15 अगस्त 1947 में भारत स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ। कब कब देखिए आपका कह सकते हैं पाकिस्तान कब हुआ था, 14 अगस्त 1947 और 15 अगस्त 1947 में भारत कह सकते हैं स्वतंत्र हो गया। अगला पॉइंट है कि पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री जो आपके थे वो लियाकत अली और प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो मोहम्मद अली जिन्ना था। बहुत ही अहम क्वेश्चन है। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली थे, ठीक है, और प्रथम गवर्नर जनरल थे तो आपके मोहम्मद अली जिन्ना थे। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं कि इस अधिनियम में यह व्यवस्था किया गया कि भारत और पाक राष्ट्रमंडल का सदस्य बने रहना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं या उन पर निर्भर करता था। राष्ट्रमंडल के सदस्य आपके 1945 में बन चुका था आपका भारत, ठीक है, तो इसमें निर्णय लिया गया कि भारत और पाक राष्ट्रमंडल के सदस्य बने रहना चाहते हैं या नहीं। कब लिया गया, तो कह सकते हैं कि ये निर्णय लिया गया था आपके भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में लिया गया था, ठीक है। अब यहाँ पर दिया है सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयास से अधिकांश राज्य भारत में शामिल हुए, केवल कौन, तो आपका हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर के विरोध किया, लेकिन बाद में इनको भी शामिल कर लिया गया, ठीक है। लास्ट पॉइंट आते हैं सी राजगोपालाचारी 1948 से 1950 कि एक स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल या वायसराय थे, ठीक है। देख लीजिए सी राजगोपालाचारी ये स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, आपके सी राजगोपालाचारी थे, ठीक है। और इसके बाद आपको कह सकते हैं 26 जनवरी 1950 में जब संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ तब यह पद जो आपका था कह सकते हैं कि गवर्नर जनरल का ये आपको ऑटोमेटिक समाप्त हो गया और राष्ट्रपति का पद सर्वोच्च हो गया, ठीक है। और 26 जनवरी 1950 को ही भारत प्रजातंत्र के साथ साथ गणतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर हिस्ट्री को कह सकते हैं आपके आधुनिक इतिहास को यहाँ पर समाप्त किया है। अगर आपको अब पसंद आया है तो वीडियो लाइक करिए। थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, हमने बताया कि लगभग आपका देखा जाए तो आपके यहीं से प्रश्न देखने को मिलते हैं।